हेमा किचन में काम कर रही होती है कि तभी वो अपने ससुर को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुनती है। अरे लतिका, सुनो ना। अरे कब से मिलने का प्लान बना रही हो? तुम तो मुझसे मिलती ही नहीं। अरे दूरियां अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पापा, ये क्या है? माँ जी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हो? हे भगवान, मेरी सास के तो कर्म ही फूट गए। वो पापा जी के होते हुए बर्बाद हो गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने एक बार भी माँ जी के बारे में सोचा नहीं? अब बहू ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। अब थोड़ा धीरे बोल, अगर वो सुन लेगी तो दिन खराब कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। नहीं नहीं पापा जी, ये बात छुपाने वाली नहीं है। माँ जी को तो इसके बारे में पता लगना ही चाहिए। आपने करने से पहले सोचा नहीं, लेकिन अब आपको डर लग रहा है कि माँ जी को पता चल गया तो क्या होगा। अरे माँ जी बेचारी आपका इतना सम्मान करती है, हमेशा खुद से आगे आपको रखती है, और आपने ये किया। अरे बहू, तू समझ क्यों नहीं रही? अरे मैं तो तेरी सास की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। अरे मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है जितनी तू करती है। लेकिन अगर तूने कुछ भी उसको बता दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा बहू। अरे एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुन ले। सच्ची ना पापा जी, आप माँ जी के अलावा कहीं और तो चक्कर नहीं चला रहे हो ना? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं बहू, अब इस उम्र में इस बुढ़े से कौन ही प्यार करेगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करने की कोशिश तो करे। क्या कहा पापा जी आपने? लगता है माँ जी को बुलाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं मानने वाले। अरे बहू, तू भी ना बहुत मजाक करती है। अरे तेरा बाप समान हूँ, ससुर हूँ तेरा। पापा जी, आप भी ना बहुत कुछ कर रहे हो माँ जी के पीठ पीछे। देर शाम संध्या और पंकज हॉल में बैठे होते हैं। तभी हेमा का चाय लेकर आना होता है। अरे पापा जी, आज क्या बात है? फोन बज रहा है आपका और आप उठा नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, आने दे, कंपनी वालों का ही फोन होगा और किसका होगा। अरे बुड्ढे, कब से तेरा नुक्कड़ पर इंतजार कर रही हूँ और कब से तेरे को फोन लगाए जा रही हूँ। तू तो फोन भी नहीं उठा रहा है। आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है, उनकी जान को उनकी पत्नी से खतरा है। संध्या ये सब सुनने के बाद पंकज को घूर रही होती है। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि पापा जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। अब देख लो। बहू, आज जो नई झाड़ू ली है वो मुझे देती तो जा। अरे संध्या, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम तो जानती हो ना, बुढ़ापे का दिल है। 55 की उम्र में दिल तो बच्चा हो ही जाता है। अरे थोड़ा कमजोर हो गया है। अरे जहाँ भी सुंदर नारी देखता है ये धड़क उठता है। तो इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तो मेरा दिल भी कमजोर हो रहा है। तो क्या मैं भी अब धड़कपन दिखाऊं? अब जैसे ही संध्या को पता चलता है कि उसके बूढ़े का किसी के साथ चक्कर चल रहा होता है, तो वो अपने बूढ़े को झाड़ू लिए पूरे घर में दौड़ाती है। आज तो तेरे इस बुढ़ापे पर जो डुप्लीकेट जवानी चढ़ी है ना, उसे तो मैं अच्छे से उतारूंगी। अब जब संध्या अपने बूढ़े के पीछे भाग रही होती है, तभी संध्या के घर के दरवाजे पर किसी अनजान का आना होता है। माँ जी, कोई औरत आई है दरवाजे पर और वो पापा जी को ढूंढ रही है। अब कौन नई चुड़ैल आ गई इस बूढ़े के बुढ़ापे के पीछे की जवानी को देखकर? माँ जी, मुझे तो लगता है ये वही है जिसने कुछ समय पहले पापा जी को फोन किया था। अब संध्या जब दरवाजे पर पहुंचती है, तो वो औरत संध्या से कहती है, अच्छा, तो तू है इस बुड्ढे की पहली पत्नी। चल कोई नहीं, मैं इस बुड्ढे की दूसरी पत्नी हूँ, लतिका। प्यार से तेरा बुड्ढा मुझे लतिका डार्लिंग कहता है। विश्वास नहीं है तो खुद पूछ ले। अरे संध्या, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अरे संध्या, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? संध्या तो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब काफी समय बाद जब संध्या को होश आता है, तो वो खुद को अपनी बहू के कमरे में पाती है। बहू, देखा तूने मेरा बूढ़ा?
मेरे ही हाथों से निकल गया। और वो डायन कहाँ गई? माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? हम जल्दी ही इसे यहाँ से भगाएंगे। आपकी बहू है ना, आपकी बहू के होते हुए आप चिंता क्यों कर रही हो? लतिका जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है, कुछ ना कुछ बनाकर ही खाती रहती है। अरे बहू, क्या बना रही है? मुझे तो बहुत तेज की भूख लगी है। भूख लगी है? लेकिन मैं अभी तो आपको 5 आलू के पराठे देकर गई थी, आपको भूख कैसे लग गई अब? अरे तेरा ससुर मुझे कम परेशान करता है क्या? जब से आई हूँ उसके ताने से ही मुझे भूख लग जाती है। ठीक है, अभी ये पराठे तो माँ जी के लिए हैं। अब जैसे ही हेमा अपनी सास को खाना खाने के लिए कहने जाती है, इधर संध्या के हिस्से के 3 और पराठे लतिका खा चुकी होती है। ये क्या, आप माँ जी के हिस्से के भी पराठे खा गई? बहू जल्दी दे दे जो बना है, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है। माँ जी वो क्या है ना, मैंने आपके लिए पराठे बनाए थे, लेकिन वो भी यही खा गई। सत्यानाश हो इस करमजली अभागी का। खुद का क्या कम पड़ गया था? 5 पराठे जो अब मेरा 3 पराठे और खा गई। पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं है। सुनो, मुझे कुछ देर बाद फिर कुछ खाने का मन करेगा, तो आप बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर करवा लेना मेरे लिए। अब तो पंकज भी अपनी दूसरी पत्नी से परेशान हो चुका था। वो बाहर का भी खाती थी, घर का भी खाती थी, थोड़ी थोड़ी देर में खाती ही रहती थी, जिससे सब परेशान हो चुके थे। देर शाम सास बहू एक साथ बैठे हुए लतिका को घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। बहू, सच कहूँ तो इसे तू इतना मिर्च डाल के सब्जी बना कर दे कि 2 दिन तक तो ये टॉयलेट से बाहर ही ना निकल पाए। माँ जी, जब इनका कुछ खाने का मन कर रहा है और ऐसा कहती है कि भूख लगी है, तो मेरे मन होता है कि इसको खाने में जहर मिला कर दे दूं। लेकिन इसके साथ साथ पापा जी भी तो खाते रहते हैं। उस बूढ़े को भी साथ में जहर खिला दे बहू। मुझे तो अब ये बूढ़ा फूटी आंख भी नहीं भाता। अब सास बहू ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हेमा और संध्या देखती हैं कि लतिका सामने से बिस्कुट का पैकेट ले जा रही है। माँ जी, काश मैंने इसमें चूहे मारने वाली दवा डाली होती। बहू, अब और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ भी कर और इसे घर से बाहर कर। जब से ये आई है घर में कुछ अच्छा खाने को मिल ही नहीं रहा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप। कल मेरे कमरे में आई और मेरे चॉकलेट उठाकर खा गई। बता तो भुक्कड़ कहीं की, ना जाने जन्मों से भूखी है। अब हेमा भी सबके लिए खाना तो बनाती है, लेकिन लतिका के लिए वो मिर्च वाले पराठे बना देती है, जिसे खाकर लतिका का पेट खराब हो जाता है। इसके साथ ही पंकज का पेट भी खराब हो जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब भी तुम्हारी बहू ने मुझे मिर्ची वाले पराठे खिलाए जानबूझकर। अरे तुम्हारे साथ साथ तो मेरी भी हालत खराब कर दी इन लोगों ने। अरे क्यों आई हो तुम मेरे घर? अरे ना तुम आती और ना ये लोग मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करते। मुझे यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना। मुझे अभी के अभी छोड़कर आओ। कभी तो ये लोग मुझे खाना ही नहीं देते, और जब देते हैं तो ये मेरी हालत ही खराब कर देते हैं। अरे मेरी माँ, तुझे जहाँ जाना है जा। अरे मैं तो 2 शादी करके ही पछता रहा हूँ। लतिका को समझ आ चुकी थी कि उसके ज्यादा खाने की आदत की वजह से हेमा ने उसे मिर्च के पराठे खिलाए हैं। अब लतिका तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन पंकज की कोई भी इज्जत नहीं रह जाती। हर वक्त सोते जागते संध्या तो संध्या, उसकी बहू हेमा भी उसे लतिका से ज्यादा खाना खाने के ताने देती रहती थी। सरला के दोनों बेटों की शादी एक ही घर में 2 बहनों से हुई थी, जिसमें से तानिया का रंग साफ था, वहीं छोटी बहन रोशनी काली थी। लेकिन यहाँ तो रोशनी को काफी घमंड था। एक रोज रोशनी हॉल में बैठी हुई अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ तानिया किचन में बर्तन साफ कर रही थी। और तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है, और वो आते ही सरला से कहती है, राम राम, कैसा जमाना आ गया है सरला। आजकल की बहुएं तो अपनों से बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करती हैं। अरे विमला, तू भी आते ही शुरू हो गई। बता, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तो यूं ही आ गई, लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीब स्थिति है। क्यों, ऐसा क्या हुआ विमला आंटी? सीधे सीधे कहो ना, घूमने नहीं खबर लेने आई हो। राम राम, सरला देख तो कैसे तेरी छोटी बहू की जुबान चलती है। जितनी रंग रूप से काली है, उतनी ही इसकी जुबान भी काली है। सच कहूँ सच्चाई कड़वी ही होती है, और आपका तो रोज का ही काम है, और मेरा रंग जैसा है मुझे बड़ा प्यारा है। अब ये सब सुनकर तानिया किचन से आती है और अपनी बहन रोशनी से कहती है, रोशनी तो ये कैसी बातें कर रही है विमला आंटी से, चलो उनसे माफी मांग।
क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं विमला आंटी से माफी मांगू? पिछली बार भी इन्होंने ही कांता आंटी से लड़ाई लगवाई थी, तब तो आपने इन्हें कुछ नहीं कहा, और अभी भी इन्होंने मुझे काली जुबान और काले रंग की कहा, तब तो आपने नहीं सुना। देखा सरला, तूने अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। मुझे क्या क्या बोल कर गई और तू बैठी हुई मेरा मुंह देख रही है। विमला, मैं तो खुद इसके नखरों से परेशान हूँ। अगर थोड़ी भी ये गोरी होती ना तो ना जाने क्या ही करती। वो तो भगवान ने इसे रंग रूप नहीं दिया। विमला आंटी, उसमें थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों का बुरा मत मानना। बचपना? कल को 2 बच्चों की माँ बन जाएगी और बहू तू कह रही है कि इसमें बचपना है। कुछ भी बोल, एक ही माँ के बच्चों में कितना अंतर है सरला। मैं अब तेरे घर आऊंगी ही नहीं। रोशनी बोलने में मुंह फट थी। वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करती और तान्या सीधी सादी सी उसे जो काम बोल दे वो कर देती, लेकिन रोशनी अपने से मतलब रखा करती। अब देर शाम रोशनी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। तभी तानिया रोशनी के कमरे में आती है और रोशनी से कहती है, रोशनी, चल मेरे साथ चलकर थोड़ा किचन में हाथ बटा दे ताकि खाना जल्दी बन जाए। दीदी, मैंने कल ही अपने चेहरे पर फेशियल करवाया है, तो आप मुझे ये काम ना ही कहो। आज आप ये मैनेज कर लो। तू कब नहीं करती फेशियल, नेल पेंट और काम ना करने का बहाना बनाती ही है। मैंने तुझसे पूछकर गलती कर दी। दीदी, अब जो आपको समझ आए वो समझो। आज तो गर्मी भी बहुत है। अब रोशनी इतना बोलकर टीवी देखने में लग जाती है। इधर तान्या अकेले ही किचन का काम करती है। ये सब सरला देख रही थी, लेकिन वो रोशनी को कुछ बोलती नहीं। अब अगले रोज सरला, तान्या और रोशनी को पड़ोस की एक शादी में जाना था। तभी तान्या तो सिंपल सी तैयार होकर हॉल में बैठी थी। तभी सरला तान्या से कहती है, बहू, तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई, लेकिन रोशनी को तो पूरे 2 घंटे लगते हैं। माँ जी, वो घर में सबसे छोटी रही है, उसे थोड़ा ज्यादा प्यार मिला है तो वो ऐसी हो गई, अपने मन की करती है। वो तो दिखता है कि कितनी बिगड़ी हुई है। मैं तो डर से कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ उससे। अब रोशनी कुछ समय बाद ही तैयार होकर आती है, जिसे देखकर तान्या रोशनी से कहती है, रोशनी, इतना ओवर मेकअप तो बहुत अजीब लग रही है, और ये डार्क लिपस्टिक, ये फेस पर ओवर पाउडर। क्यों, मैं तेरी तरह गोरी नहीं हूँ तो क्या हुआ? अब तू मेरा मजाक बनाएगी? मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ, जो सच है वही बताया, और इसमें गोरा काला रंग कहाँ से आ गया? चल चल, अब लेट नहीं हो रहा। बड़ी आई मेरे मेकअप को बुरा बोलने वाली। बहू, कुछ मत बोल अभी से, वरना खामखाई लड़ने लगेगी हमसे। अब सरला, तान्या और रोशनी पड़ोस की शादी में शामिल होते हैं, और अब जैसे ही रोशनी शादी में पहुंचती है, वैसे ही हर किसी की निगाहें रोशनी पर ही टिक जाती है। ये देखकर रोशनी खुद से कहती है, अच्छा, तो अब समझी। तान्या दीदी मुझे क्यों कह रही थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मैं आज अच्छी लग रही हूँ और उसे तो कोई देख ही नहीं रहा। बहू, देख इसे, सब कैसे देख रहे हैं इसे, फिर भी इतराए जा रही है। तू इसे कुछ तो बोल। माँ जी, मैंने इसे आपके समझाने पर ही बोला था ना कि ये अच्छी नहीं लग रही। मेकअप ओवर हो गया था इसका, लेकिन इसे तो लगा मैं इसकी खूबसूरती से जल रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी ये बात भी सही है, भला इसे कौन ही समझा सकता है। अब जब विमला रोशनी को देखती है तो उसे अपनी बेइज्जती वाला दिन याद आता है, और वो अब रोशनी से उस दिन का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है और 2 औरतों को रोशनी के पास भेजती है। अरे बहू, तू सरला की बहू है ना? जी जी, आपको कैसे पता? और आपको तो मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं। अरे बहू, हम तो तेरी शादी के बाद तेरे घर आए थे, उसके बाद नहीं आए। हमारा घर दूर है ना। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे आपको माँ जी से मिलना था क्या? वो तो उधर हैं। नहीं नहीं बहू, हमें तो तुझसे ही मिलना था। वैसे आज तू बहुत सुंदर लग रही है, अपनी बड़ी बहन से भी प्यारी। सच में क्या? आंटी, तभी लोगों की निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं। चल बहू, फिर एक डांस हो जाए। इतने सारे लोग हैं, सब तुझे भी देख रहे हैं, तो दिखा दे अपना टैलेंट। अब उन अनजान औरतों की बातें सुनकर रोशनी स्टेज पर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए पहले तो माइक से कहती है, आज आपके सामने मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, रातों का चैन जाने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अरे हम तो कब से तैयार हैं, आप शुरू तो करो। बहू, ये सब क्या कर रही है ये? इसने तो पहले ही मोहल्ले में मेरी इज्जत डाउन करवा रखी है, और अब यहाँ ये एक नया तमाशा लेकर बैठ गई। माँ जी, जरूर इसके किसी ने कान भरे होंगे, वरना इसमें इतनी हिम्मत नहीं। इसकी खूबसूरती और 4 लाइन कोई क्या बोल जाता है, ये तो जो भी करना हो वो करने लग जाती है।
अब रोशनी इतना कहने के बाद खूब नाचती है और कुछ समय बाद कई सारे लड़के भी उसके आसपास नाचने लगते हैं। वो रोशनी को धक्का मुक्की करने लगते हैं। ये देखकर तानिया जैसे तैसे उसे भीड़ से लेकर बाहर आती है और रोशनी को सीधे घर ले आती है। अब घर पहुंचते ही तानिया रोशनी से कहती है, ये सब क्या था रोशनी? तू तो अपने ही माँ बाबा की इज्जत उछालने पर लगी हुई है। बहू, इसे मेरी नजरों से दूर ले जा, वरना मेरे हाथ न उठ जाए इस पर। दीदी, वो मुझे दो ना औरतें मिली थी, वो मुझे भड़का कर गई थी और मैं भी उनके बहकावे में आ गई माँ जी। कौन थी वो औरत? नाम नहीं जानती, चेहरा नहीं जानती, अपने घर कभी देखा है उसे? नहीं नहीं माँ जी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी। तुझे पता भी है आज तूने देवर जी, माँ जी, घर की कितनी बेइज्जती करवाई है। अब ये बातें चल ही रही थी कि तभी सरला के घर विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, सरला राम राम, क्या सुन रही हूँ? तेरी बहू अभी कांता की बेटी की शादी में खूब नाची है, वो भी लौंडो के साथ। तेरी ही कमी थी और तू भी आ गई जले पर नमक छिड़कने। राम राम राम, कैसी बातें कर रही है तू सरला? मैं तो तेरा दुख बांटने आई थी, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तेरी बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, मुझे समझ आ गया कि आप और दीदी मेरी भलाई के लिए ही मुझे कह रहे थे कि मेरा मेकअप ओवर लग रहा है। मुझे लगा दीदी अपने रूप का घमंड करती है, पर ऐसा नहीं है। मैंने तो आज तक तेरे रंग रूप के बारे में एक शब्द नहीं कहा, बल्कि तुझे ही लगता था कि मैं अपने गोरे रंग पर गुमान करती हूँ। इस तरह ही सही, लेकिन अपने काले होने के बाद भी घमंड करने वाली रोशनी को सबक मिल ही जाता है। माया अपने पड़ोस में घूम रही होती है, तभी उसे दो बच्चे घूमते हुए दिखते हैं। उन बच्चों को देखकर ऐसे अकेले घूमते हुए माया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों बच्चे ऐसे अकेले कहाँ घूम रहे हो? तुम दोनों को पता है ना, बच्चों का अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छा नहीं होता। आपको पता नहीं है क्या कि कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं आसपास? हम तो शॉपिंग लेने गए थे दुकान पर और आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमें मम्मी ने बताया है कि ऐसे अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। तुम दोनों को अपने अपने घर का तो पता है ना? हमको अपने घर का पता है, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना? आप अपना काम करो ना। अरे कैसे बदतमीज बच्चे हैं। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अगर हम आपको बदतमीज लग रहे हैं तो निकल जाओ हमारे देश से। थोड़ी मतलब निकल जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी हमें आपसे। बेटा, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम दोनों कहीं गलत जगह ना फंस जाओ। आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, तुम दोनों समझ रहे हो ना मेरी बात? हमें नई बात करनी है आपसे, तो नहीं करनी है। हमारे पीछे पीछे आना बंद करो। माया उन बच्चों से बात करने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे माया से बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन माया अपनी माँ और भाभी अंकिता के साथ बैठकर अखबार पढ़ रही थी और अखबार में उन बच्चों की तस्वीर आई थी, जिसे देखकर माया कहती है, हे भगवान, क्या हो गया ये? क्या हुआ ननद जी, आप इतनी हैरान क्यों हो? भाभी, दो बच्चों की अखबार में तस्वीर आई है, किडनैप हो गए हैं ये दोनों बच्चे। और आपको पता है, इन्हें मैंने कल ही अपने मोहल्ले में देखा था। भगवान जाने कौन करता है ऐसे काम। हमारे मोहल्ले से बच्चे चोरी हुए हैं? ननद जी, ये कैसी बात कर रही हो? कल आपने इन बच्चों को अपने ही मोहल्ले में देखा था और वो बच्चे गायब हो गए। सच में गजब हो गया ननद जी ये तो। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को ऐसे अकेले बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। आजकल लोगों का क्या भरोसा, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे तो उन बच्चों का सोच सोच कर ही इतना डर लग रहा है। माँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्चे गए तो गए कहाँ? अगर किसी ने किडनैप किया है तब तो छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, और ये सब हमारे मोहल्ले में भी हो रहा है। मैं तो कहती हूँ अब तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा। अगर हम कुछ भी ऐसा होता देखे तो हमें खुद ही पुलिस को फोन करके बताना चाहिए, ताकि बच्चा सही सलामत रहे। वैसे बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो अजनबी लोगों से बात ना करे। अगर कोई उन्हें कुछ दे तो वो भी ना ले। अगर हम बच्चों को थोड़ा सतर्क करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे उन्हें पुलिस और घर वालों का नंबर दें। ये बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, लेकिन सच में बहुत गलत हो रहा है ये सब। अंकिता के मोहल्ले से ही बच्चे गायब हो रहे थे। ये बात अंकिता के लिए भी थोड़ी अजीब थी। अगले दिन अंकिता छत से कपड़े उतार रही थी, तभी वो अपनी ननद माया को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखती है।
उन दोनों को ऐसे प्यार से खेलता देखकर अंकिता खुद से कहती है, ननद जी को बच्चों से कितना प्यार है। जब से बच्चे चोरी होने की खबर सुनी है तब से ननद जी बच्चों को लेकर और भी चिंता करने लगी है। जब ननद जी के बच्चे हों तब तो वो उन पर जान वारेंगी। वो छोटी बच्ची भी तो कितनी ज्यादा प्यारी है। अंकिता अपनी ननद का बच्चों को लेकर प्यार साफ देख पा रही थी, इसीलिए उसे अपनी ननद की भी काफी चिंता लगी रहती थी। अगले ही सुबह ये खबर आती है कि माया जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी वो भी गायब हो गई है। ये खबर सुनकर तो अंकिता के होश उड़ जाते हैं। अंकिता सीधा अपनी ननद के कमरे में आती है और अपनी ननद को बताने लगती है, ननद जी गजब हो गया। कल आप जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी ना वो भी चोरी हो गई। पता नहीं कौन है वो लोग जो बच्चे चोरी कर रहे हैं। भगवान उन्हें नरक की आग में जलाए। भाभी ये कौन है बच्चा छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है और आज वो चोरी हो गई। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ननद जी आप रो क्यों रही है? अरे जो गलत कर रहा है उसे तो अपनी गलती पर पछतावा नहीं हो रहा, तो आप क्यों रो रही हो? आपने थोड़ी कुछ गलत किया है। भाभी मुझे उस छोटी बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सच में भाभी बच्ची बहुत प्यारी थी और मैं तो उसे उसके घर भी छोड़कर आई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से गायब हो गई। जब आप उसे घर छोड़कर आई तो कहां से गायब हुई? अपने किसी ऐसे वैसे इंसान को जाते देखा था क्या, जिस पर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो, जो ये काम कर सकता हो? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। मैं उस बच्ची को उसके घर तक छोड़कर आई थी, लेकिन अब जब ये पता चला कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही हट गई। अंकिता माया को परेशान देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए अब वो माया के आगे इस बारे में कोई बात नहीं करती और वो बात वहीं पर खत्म कर देती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक विनोद नाम का आदमी अंकिता के घर आता है और माया से बोलता है, कुछ दिन पहले तुम ही मेरी बेटी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी ना। तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे छोटी बच्ची है वो, अगर पता है तो बता दो कहाँ है वो। विनोद माया से सवाल जवाब करने लगता है कि तभी वहाँ अंकिता आती है और कहती है, भाई साहब आप इनसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? इन्हें थोड़ी पता है आपकी बेटी के बारे में। ये तो खुद ही बच्चे चोरी होने की वजह से इतनी परेशान रहती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरी बेटी को चॉकलेट दी थी, उसके बाद मेरी बेटी बेहोश हो गई। फिर ये मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाकर ले जा रही थी। आप मेरी ननद के बारे में ये क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी खो गई है, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलते जाए मेरी ननद के बारे में। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें ही देखा है मैंने। आप ना कुछ भी बकवास मत करो। आपको क्या मैं बच्चा चोरी करने वाली दिखाई देती हूँ? कुछ भी मत बोलिए। अब तक तो मैं यहाँ प्यार से बात करने आया था, लेकिन अब मैं पुलिस को लेकर ही आऊंगा। तब देखता हूँ कैसे तुम कुछ नहीं बोलते। पुलिस को लाने की क्या जरूरत है? मम्मा मैंने सच में कुछ नहीं किया। माया तुम घबरा क्यों रही हो? अरे मैं हूँ ना, जब तुमने कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? नहीं भाभी, मैंने बोल दिया ना कि पुलिस नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि पुलिस कैसे नहीं आती है। अरे बच्चों को चोरी करने का धंधा बना लिया है ना। मेरी बेटी को भी पक्का तुमने ही चुराया होगा। अब तो पुलिस ही हिसाब किताब करेगी तुम्हारा। उस आदमी की पुलिस की धमकी के आगे माया थोड़ी घबरा जाती है, जो बात अंकिता को बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन वो तब तो शांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद माया एक बच्चे को अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी और वो बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर अंकिता थोड़ी हैरान हो जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर वो एक छोटे से घर में जाती है और उस बच्चे को वहाँ बैठा देती है और कहती है, ये बच्चे चोरी करने का धंधा इससे पहले कि सबके सामने आए, मुझे इन सारे बच्चों को बेच देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके मुझे घर से बहाना बनाकर गायब भी हो जाना चाहिए। अंकिता ये सब सुन लेती है और ये सुनने के बाद अंकिता सीधा पुलिस को बुलाती है और कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस और अपनी भाभी को वहाँ माया देखती है तो बोलती है, भाभी आप यहाँ कैसे आई? माया, जो तुम ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी से खेल रही हो ना, मुझे इसके बारे में पता चल गया है और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उस आदमी की धमकी से तुम डरने लगी। भाभी मैं तो बस बच्चों को बचाने आई थी। अब तो झूठ मत बोलो ननद जी, मैंने सब कुछ देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है। मेरी ननद एक बच्चा चोर है और मैं अपनी ननद को कभी माफ नहीं कर सकती।
अंकिता एक बार भी नहीं सोचती और अपनी ननद को पुलिस के हवाले कर देती है। अंकिता अपने बॉयफ्रेंड मजनू के साथ पार्क में घूम रही होती है। तभी एक भेलपुरी वाले को देखकर मजनू कहता है, ए अंकिता, अरे वो देख भेलपुरी वाला, ये चल रही, चल भेलपुरी खाने चलते। मुझे भेलपुरी नहीं खानी, मेरा मन नहीं है भेलपुरी खाने का। अरे यार, हम सुबह से पार्क में घूम रहे हैं, तुम ना खुद खा रही हो ना मुझे कुछ खाने दे रही हो। मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज, तुम्हें आना है तो आ जाओ। मजनू इतना बोलकर भेलपुरी वाले के पास जाने लगता है और अंकिता भी उसके पीछे पीछे जाती है। मजनू भेलपुरी वाले से बोल ही रहा था कि तभी अंकिता कहती है, भैया एक भेलपुरी बना देना, पाव भाजी में नींबू मारकर। अरे छोरी, ये भेलपुरी वाला है रे, ना कि पाव भाजी वाला। अरे तू क्या बोले जा रही है? और तुझे तो भेलपुरी खानी नहीं है, तो तुम अब क्यों आ गई भेलपुरी खाने? अरे जाना रे। पाव भाजी में नींबू मारकर भैया एक भेलपुरी बना दीजिए। मजनू का क्या है, ये तो बोलता ही रहता है। लगता है मैडम को नींबू बहुत पसंद है, तभी तो बार बार नींबू मांगे जा रही हैं। अरे भाई, ये मैडम नींबू के साथ साथ पाव भाजी भी बोल रही है, वो तो तेरे कान में गई नहीं बात। लगा आप पाव भाजी नींबू मार के, समझा? मजनू, तुम मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो ना, तभी तुम्हें पता नहीं है मेरी आदत है पाव भाजी में नींबू मार के। लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे जल्दी ही। बिड़ुआ मिले आज पहली बार, लेकिन अपन एक दूसरे को तो काफी टाइम से जानते हैं ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और भी जान जाओगे पाव भाजी में नींबू मार के। पता नहीं रे तू क्या बोले जा रही है, मेरे भेजे में तो कुछ घुस ही नहीं रहा है। चल तू बताएगी तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना। भैया जी, आपको समझ आए ना तो थोड़ा हमें भी समझा दीजिएगा, नींबू मार कर। अरे भाई, तुम दोनों क्या पिछले जन्म के बिछड़े हुए भाई बहन हो क्या? अरे जो एक ही जैसी बातें कर रहे हो, एक ही हरकतें कर रहे हो। अरे तू पाव भाजी लगाना रे। पाव भाजी में नींबू मारकर। भैया आप भेलपुरी बनाओ मस्त तीखी वाली। अंकिता वहाँ से भेलपुरी खाकर चली जाती है। अंकिता जैसे ही घर आती है तो अंकिता की दूर की मौसी मालिनी आती है। मालिनी अंकिता को जैसे ही देखती है तो वो खुशी से मालिनी को गले लगाती है और कहती है, हाय मेरी बच्ची, कितनी पतली हो गई है तू। तेरी माँ तुझे खाना नहीं देती है क्या? खैर, ना भी देती हो तो क्या, तेरी मौसी आई है ना मुंबई से, अब देख मैं तुझे भर भर के खाना खिलाऊंगी। पाव भाजी में नींबू मारकर। आखिरकार मौसी, आपको मुझसे मिलने का समय ही मिल गया ना। आपको तो मैं रोज ही फोन करती थी कि आ जाओ मिलने, लेकिन आप तो आती ही नहीं हो। पाव भाजी? बेटा तुझे पाव भाजी खाने का मन है? रुक, मैं तेरे लिए अभी पाव भाजी बना कर लाती हूँ। नहीं मौसी, मुझे पाव भाजी तो पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं, पाव भाजी में नींबू मारकर। अच्छा, तो तुझे पाव भाजी में नींबू डालकर खाना पसंद है? तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरी मौसी, मैं तेरे लिए अभी झटपट से पाव भाजी में नींबू डालकर लाती हूँ। मौसी, आप अभी तो आई हैं और अभी मेरे लिए पाव भाजी बनाने जा रही हो, थोड़ी देर आराम तो कर लो। बनाना क्यों है, हम कहीं बाहर से खा लेंगे ना, आपकी भी मेहनत बचेगी पाव भाजी में नींबू मारकर। बेटा, मेरी मेहनत वाली पाव भाजी तू खाकर तो देख, एक बार मेरे हाथ की पाव भाजी खा, फिर पता चलेगा कि तेरी मौसी की पाव भाजी मुंबई में इतनी फेमस क्यों है। अच्छा ठीक है मौसी, आप बहुत अच्छी बनाती हो पाव भाजी में नींबू डालकर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं अभी तेरे लिए पाव भाजी में नींबू डालकर लाती हूँ। मालिनी इतना बोलकर अंकिता के लिए पाव भाजी बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मालिनी पाव भाजी बना कर लाती है तो अंकिता बड़े ही चाव से पाव भाजी खाती है। अंकिता का तो मानो पाव भाजी में नींबू मारकर मानो तकिया कलाम सा ही बन गया था। अब हर जगह अंकिता बस यही बोला करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकिता के पड़ोस में ही एक हरीश नाम के आदमी का देहांत हो गया था। वहाँ आसपास सबकी भीड़ लगी थी। तभी अंकिता हरीश की बेटी पूजा के पास आती है और बोलती है, पाव भाजी में नींबू मारकर। यहाँ सफेद टेंट क्यों लगा हुआ है, किसी की डेथ तो नहीं हो गई? हाँ, मेरे पिताजी का आज सुबह ही देहांत हो गया। पाव भाजी में नींबू मारकर। जो भी हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हरीश अंकल थे तो बहुत ही अच्छे आदमी, लेकिन ऐसे अचानक से उनके जाने की खबर सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। अंकिता की बात सुनकर वहाँ एक औरत सरिता कहती है, अंकिता यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो, तुम देख नहीं रही हो इन लोगों पर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, तुम ऐसे समय में खाने की चीज की कैसे बात कर सकती हो? पाव भाजी में नींबू मारकर। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? हरीश अंकल के जाने का दुख तो मुझे भी है ना।
तो मैंने थोड़ा अफसोस जता दिया। तो इसमें बकवास कहाँ से हो गई, जरा मुझे समझाना तो सही। अंकिता, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं रोका है, तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हरीश भाई साहब की लाश के सामने भी तू खाने पीने की बात कर रही है। वो अब नहीं रहे, कम से कम थोड़ा तो सम्मान रख, या फिर भूख लगी तो जा अपने घर जाकर नींबू मार या अपने सर मार। पाव भाजी में नींबू मारकर? अरे आंटी, यहाँ पूजा इतनी परेशान है रो रो कर, उसका बुरा हाल हो गया है और आप बिना बात के ही मुझे सुना रही हो। बेचारे की हालत क्या है देख तो लो, पाव भाजी में नींबू मारकर। अंकिता के इस तकिया कलाम की वजह से सरिता उस पर हाथ उठाने जा ही रही थी कि तभी वहाँ अंकिता की माँ आ जाती है और सरिता को हाथ उठाने से रोक देती है। कुछ देर में अंकिता को उसकी माँ घर ले आती है और उसके सर पर मारते हुए अंकिता की माँ कहती है, तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बची है या फिर वो भी पाव भाजी या नींबू को खरीदने के लिए बेच दिया तूने? माँ आखिर मैंने क्या किया? मुझे भी तो पूजा के पापा के जाने का बुरा लग रहा था, लेकिन वहाँ भी सभी लोग मुझे ही सुना रहे थे और यहाँ आप भी मुझे ही बोल रही हैं पाव भाजी में नींबू मारकर। अरे तू अपनी जुबान पे ताला क्यों नहीं लगा लेती है, वरना तेरी इस जुबान की वजह से पक्का तेरी किस्मत पर ताला जरूर लगेगा। वहाँ सब लोग इतना ज्यादा परेशान हैं और तू सबके आगे पाव भाजी और नींबू की बात करेगी तो कोई तुझसे प्यार से बात करेगा क्या? बिल्कुल बेअकल है। माँ ये तो लोगों की गलती है ना, पाव भाजी में नींबू मारकर, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही बात करती हूँ। अब लोगों ने मुझे गलत समझा तो गलत कौन हुए, मैं या वो? मैं तुझे तेरे भले के लिए समझा रही हूँ, अभी समझ जा, वरना कल पिट पिटा के घर आई ना तो यहाँ से पट्टी नहीं लगेगी बल्कि तेरी तो डबल कुटाई होगी, समझी तू? अंकिता की माँ उसे समझाती तो है, लेकिन ये बात अंकिता को जरा समझ नहीं आती और वो वहाँ से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि थी तो अंकिता की सहेली प्रीति का फास्ट होता है। वो दोनों कॉलेज जा रहे थे, तभी अंकिता प्रीति से कहती है, पाव भाजी में नींबू मारकर, हाय कितनी धूप है आज। देख बहन, मेरे 9 दिन के फास्ट चल रहे हैं, तो अभी तू अपना तकिया कलाम पर ताला लगा ले, वरना मैं अभी तो कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना याद रखियो कि मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। चल पागल, पाव भाजी में नींबू मारकर। प्रीति कई बार अंकिता को समझाती है, लेकिन अंकिता नहीं समझती। एक दिन दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, तभी अंकिता का पैर नाले में चला जाता है और वो नाले में गिर चुकी थी। अंकिता को नाले से बाहर निकालने के लिए प्रीति की मदद चाहिए होती है और वो बोलती है, प्रीति मेरी मदद कर, पाव भाजी में नींबू मारकर मेरा पैर शायद फंस गया है, बाहर निकाल मुझे। एक काम कर, पहले तू नींबू और पाव भाजी मार ले। क्या बकवास कर रही है, जल्दी से मुझे निकालना बाहर। मैं नहीं निकाल रही, तू अपनी आदत को तो सुधारती नहीं है, तो पड़े रहे इस नाले में एक दिन। यहाँ पर लोगों के पेट से पाव भाजी और नींबू दोनों ही फ्रेश होकर आ रहे होंगे। यार तो जो बोलेगी मैं करूँगी, लेकिन पहले तू मुझे निकाल तो सही। अंकिता प्रीति की बात मानने को तैयार हो जाती है और पाव भाजी में नींबू मारकर बोलना ही छोड़ देती है। रिंकू की शादी को 2 महीने ही बीते थे। रिंकू को घूमने फिरने का काफी शौक था। अब रिंकू एक रोज देर शाम अपने पति राजेश के साथ मार्केट जाती है। तभी मार्केट में पहुंचकर रिंकू देखती है कि वहां उसके फेवरेट गोले मिल रहे थे, जिसे देखकर रिंकू अपने पति से कहती है, सुनिए ना, आपने अभी कहा था कि तुम्हें कुछ खाना है, तो मुझे वो गोला खाना है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, ये भी कोई खाने की चीज है? अरे मुझे ये सब पसंद नहीं। अब चलो भी, हमें मार्केट में सामान लेना है। नहीं, मुझे गोला ही खाना है, बहुत समय हो गया है। अगर आपने मुझे ये नहीं खिलाया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब अपनी पत्नी की जिद पर राजेश अपनी पत्नी को गोला खरीद कर देता है और रिंकू भी उस गोले को खाने लगती है। हालांकि बच्चों के बीच में रिंकू गोला खाते हुए अजीब लग रही थी। ये देखकर राजेश रिंकू से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। तभी राजेश का बॉस राजेश को देखकर कहता है, अरे राजेश, तुम यहाँ सामान लेने आए हो क्या? जी सर, मार्केट आया था घर का सामान लेने। अब राजेश अपने बॉस से बातें कर ही रहा था कि तभी रिंकू अपने पति के पास आती है और राजेश से कहती है, जी सुनिए ना, आइए ना, आप भी गोला खाइए ना। अरे मुझे नहीं खाना, कहा ना, जाओ यहाँ से। कौन है ये पागल? राजेश, तुम इसे जानते हो? नहीं सर, होगी कोई पागल,
पूरे कपड़े में भी रंग लगा दिया। अच्छा तो ठीक सर, मैं चलता हूँ। अब रिंकू को छोड़कर राजेश आगे निकल जाता है और रिंकू पीछे से गोला हाथ में लिए ही दौड़ते हुए कहती है, सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? अरे रुकिए तो सही। अरे ये औरत तो बहुत बुरी पागल है, अनजान आदमी के गले पड़ रही है। तू चुप कर, वो मेरे सजनवा हैं, कोई अनजान आदमी नहीं। अब करीब 10 मिनट बाद राजेश आता है। तब तक रिंकू वहीं होती है और राजेश को देखकर रोने लगती है। अब जैसे ही दोनों घर आते हैं तो रिंकू के चेहरे और लाल रंग को देखकर रिंकू की सास सरला रिंकू से कहती है, बहू ये क्या, तुझे टीवी जैसे भयंकर बीमारी है क्या? राम राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। किससे टीवी है? कौन सी टीवी है? नाना माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा। बहू झूठ तो ना बोल, कम से कम बोल तो तेरा इलाज करवाऊं। अरे माँ, कोई बीमारी नहीं है इसे, ये अभी गोला खा कर आई है, वही लगा है इसके मुंह पर, जिसे आप खून समझ रहे हो। सत्यानाश बहू, ये क्या तरीका है गोला चूसने का? देखो तो अपना मुंह, पूरी चुड़ैल लग रही है, जैसे किसी का ताजा खून पीकर अभी अभी आ रही हो। रिंकू ने अपने फेवरेट गोले की वजह से कांड ही करवा दिया था। अब अगली सुबह करीब 10 बजे सरला के घर विमला भी होती है। तभी राजेश अपने कमरे से उठकर आता है और हॉल में जाकर बैठ जाता है। तभी विमला सरला को इशारा करती है और कहती है, देख न सरला, अपने बेटे को क्या करवा कर आया है। राम रे राम, ये क्या है? कमीने को एक पैसे की शर्म नहीं है। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? क्या हुआ माँ जी? मैं तो उनके लिए चाय बना रही थी। वो सब बाद में करियो। ये देख, राजेश की कमीज पर ये खून के कैसे निशान हैं। जाकर उसे बोल वो कमीजें खोले। तुम दोनों में कोई शर्म बची है या नहीं? अरे ये तो माँ जी मेरे गोले का रंग है जो मैंने कल खाया था। गोले का ही लाल रंग है ना ये, कुछ कहीं और तो नहीं सरला? अब विमला के जाने के बाद सरला अपने बेटे राजेश और रिंकू को सुनाते हुए कहती है, तुम दोनों को शर्म है कि नहीं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है इस उम्र में? अब देर शाम रिंकू को फिर से गोला खाने का मन होता है, जिसके लिए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज शाम की चाय के लिए चीनी और चाय पत्ती नहीं है और वो भी आज लेट आएंगे, तो क्या मैं मार्केट से कांता आंटी की बेटी पिंकी के साथ जाकर ले आऊं? इतनी जल्दी चीनी पत्ती खत्म हो गई? अगर ऐसा है तो तू पिंकी के साथ जाकर जल्दी आ जाइयो बहू। अब रिंकू अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट निकल जाती है, वो भी झूठ बोलकर, और वहाँ जाकर गोला खाती है। और जब रिंकू गोला खाकर घर लौट रही थी, तभी विमला गोले के काले रंग को रिंकू के मुंह पर लगा हुआ देखकर जल्दी से सरला के पास जाती है और सरला से कहती है, सरला तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या देखने को मिल रहा है? अरे क्या बोल रही है विमला तू? क्या हुआ, बताएगी कुछ? मैं कैसे लूटी, कैसे बर्बाद हुई? अरे तेरी बहू का मुंह किसी ने काला कर दिया है, ना जाने कहाँ को गई थी जो ये सब हो गया। क्या बात कर रही है? मेरी बहू का मुंह किसी ने काला कर दिया? अब जब सरला विमला के साथ बाहर आती है तो वो देखती है कि रिंकू के मुंह पर काला रंग लगा है और वो आधे घूंघट में है। ये देखकर सरला अपनी बहू का हाथ पकड़कर घर में लाती है और कहती है, बहू ये सब क्या है? तूने तो मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी है। लेकिन माँ जी मैंने ऐसा किया क्या है? आप मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? क्यों ना बोले तेरी सास ये सब? उसकी जो इज्जत गई है उसका क्या? बहू अब बता भी दे कि कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है। अरे माँ जी ये सब क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं आप मेरी शक्ल पर गोले का रंग तो नहीं? तो ये गोले का रंग है। सत्यानाश हो बहू, ये सब क्या है? और तू और ये तेरा गोला ना। अरे सरला ये गोला क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाया। खाइयो भी नहीं, वरना तो तुझे भी लोग इसी की तरह कहेंगे कि कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है। अब अगले रोज रिंकू अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश बनाने जा रही हूँ जिसे खा कर ना अब भी यही कहेंगी, वाह क्या डिश बनाई है। अच्छा बहू, ऐसा क्या बना रही है? जरा मैं भी तो देखूं। माँ जी अब आप शाम में ही देखना क्या और कैसे बनता है। अब रिंकू देर शाम अपनी सास के लिए चाय की जगह बर्फ के गोले वाली चाय लेकर आती है और अपनी सास को कहती है, देखो माँ जी ये मैंने क्या बनाया है, बस आप इसे जल्दी से खा लो वरना ये पिघल जाएगा। गल जाएगा क्या मतलब है? ये क्या बना कर लाई है तू? इसमें चाय कहाँ से आया? ये क्या है? चाय और पानी? माँ जी ये मेरा फेवरेट गोला है, लेकिन आज का फ्लेवर चाय है, मैंने गोले में चाय डाल दी है माँ जी। राम राम, बहू तू पागल तो नहीं हो गई?
चाय में बर्फ डालकर लेकर आई है और मुझे कह रही है चाय वाला गोला लाई हूँ। अब सरला अपनी बहू के इस गोले खाने की आदत से परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए अगले ही दिन मार्केट जाती है, और वो भी अपनी बहू के साथ। और जब दोनों मार्केट पहुंचते हैं तो वैसे ही सरला अपनी बहू से कहती है, बहू जरा तू उस फल वाले से अनार के दाम पूछ करा, तब तक मैं तेरे लिए गोले बनाती हूँ। सच्ची माँ जी, आप मेरे लिए गोला बनवा रही है तो ना आप ना उसे कहना लाल वाला रंग ही डाले, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब रिंकू जब तक आती है सरला उसके लिए गोला बनवा कर रखती है, और जैसे ही रिंकू उस गोले को खाती है वो गोले वाले से कहती है, भैया इसमें से ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे आपने इसमें शैम्पू डाल दिया हो। मैं भी तो खा रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। खा भी ले बहू, तो जल्दी मार्केट से सामान लेकर घर भी जाना है हमें। माँ जी चलो, मुझसे तो ये गोला नहीं खाया जाएगा, ना जाने मुझे क्या अजीब सा लग रहा है। हाँ बहू, तुझे इसलिए भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे कि तूने खूब खा लिए गोले। अब देर रात जैसे ही घर का सारा काम करके रिंकू सोने जाती है, उसे खूब उल्टियाँ होती है। ये देखकर सरला मन ही मन कहती है, अब खाए ना गोले, वो तो मैंने इसकी इस आदत को छुड़वाने के लिए उस गोले में शैम्पू डलवा दिया था। अब आएगा इसे मजा, आए दिन कोई ना कोई कांड करके चली ही आती है। अब रिंकू को इतनी उल्टियाँ होती है कि वो अब कभी दोबारा गोले को हाथ तक ना लगाने का फैसला करती है, और फिर कभी गोले को नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।